बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन। कहानी एक ऐसी लड़की की है जो इस वक्त कनाडा के इलाके वीनक ओवर के मुज़ाफ़ात में रहती है। आज से कम बेश 14 साल पहले वो कहती है कि मेरे वालिदैन बड़े शफीक थे और मैं उनकी इकलौती बेटी थी। फौजिया का बाप अता मोहम्मद इस वक्त एक सरकारी मुलाजिम था और उसको बचपन से ख्वातीन डाइजेस्ट पढ़ने का बहुत शौक था। शायरी पसंद करती थी, इसको मौसम पसंद थे, फूल पसंद थे और उसकी तबीयत शुरू से शौक और चंचल थी। और यही वजह है कि जब ये तकरीबन 13-14 साल की हो गई थी, मैट्रिक में बढ़ रही थी, तो गांव की सारी बच्चियां और ख़ास तौर पे जो बड़ी बुजुर्ग औरतें उनके घर के सह में आके चारपाइयों पर बैठ जाया करती थी और फौजिया उनसे मुख्तलिफ कहानियां सुनाया करती थी। फिर जब इसने कॉलेज जाना शुरू किया तो कॉलेज में लाइब्रेरी मुयसर आ गई। इसका मुताला का शौक था, वो बड़े ज़ौक़ के साथ इसका शौक पूरा होना शुरू हो गया। किताबें लाती थी और फिर तारीख भी पढ़नी शुरू कर दी। अब फौजिया जो है पूरे गांव के अंदर सबसे ज्यादा शौक और चंचल और जिंदा दिल लड़की थी और खूबसूरती को पसंद करती थी। उसके अंदर एक आर्टिस्ट था और आर्टिस्ट जो है वो हर सूरत खूबसूरती को पसंद करता है। ये गांव की लोकल एक आर्टिस्ट थी। कहती है, जब मैंने बैचलर किया तो इस वक्त मेरे ज़हन में मेरे शौहर का एक खास नक्शा बन चुका था। जिस तरह लड़कियां देखती हैं कि एक राजकुमार आएगा, घोड़े पे आकर ले जाएगा, फौजिया कहती है कि मेरे ज़हन में भी एक बड़ा खूबसूरत तस्वीर बन गई, जो खूबसूरत पढ़ा लिखा हो और उसकी मूंछें हों, लेकिन कपड़े बड़े जदीद पहनता हूँ और नर्म लहजे में बोलता हो। फौजिया को परिंदे, पौधे, फूल, खेत खलियान बहुत पसंद थे और इसे उनको खास लगाव था। खुशबू भी इसकी कमजोरी थी और फौजिया ये तमाम ख्वाब इसलिए भी देख रही थी कि वो आम लड़कियों से थोड़ी सी जुदा थी, क्योंकि इसके अंदर एक आर्टिस्ट रहता था। फौजिया की एक फूफो थी जो कि जवानी में बेवा हो गई थी। उनके मियाँ की पेंशन आया करती थी। उनका एक बेटा था, इसका नाम असलम था और असलम जो है इसको बचपन में पोलियो हो गया था, तो इसका एक हाथ और एक पैर मुतासिर हो गया था और वो था भी माजूर और उससे तकरीबन 15-16 साल बड़ा था। फौजिया से अता मोहम्मद साहिब को अपनी बहन से बहुत मोहब्बत थी। वो इसका खर्चा भी उठाते थे, क्योंकि पेंशन में तो गुजारा नहीं होता था। उन्होंने असलम को पढ़ाया लिखाया भी और मास्टर्स करवाया, इसका सारा खर्चा उड़ाते रहे। और जब शादी की बारी आई फौजिया की, तो अता मोहम्मद साहिब ने फैसला ये किया कि फौजिया की शादी असलम से करेंगे। अब फौजिया की माँ के अंदर जुर्रत नहीं थी वो अपने शौहर के सामने बोले, लेकिन पहली बार फौजिया की माँ ने अपने शौहर से हाथ जोड़कर गुजारिश की कि यहाँ शादी मत करें, क्योंकि वो जानती थी फौजिया और तरह की लड़की थी और वैसे भी उम्र का इतना फर्क था और इत्तेफाक से माजूर भी जिसमें इस बच्चे की तो क्या गलती नहीं थी, लेकिन ये चॉइस तो इसकी माँ के पास मौजूद थी ना कि वो अपनी बेटी की शादी कहाँ करे। अता मोहम्मद साहिब ने इतनी बेइज्जती की इसकी वालिदा की जिसकी कोई हद नहीं। इससे डांटा, गालियां दी और जब ये बात फौजिया तक पहुंची तो फौजिया तो बेचारी अंदर से मरी गई। फौजिया कहती है कि मेरे दिल टूट गया, दिल पर पत्थर बरसने लगे और मैं परेशान हो गई और मैं चाहती थी कि क्या किसी तरीके से अपने वालिदैन को मना लूं और मेरे वालिद साहब मेरी बात मान जाएं और असलम से मेरी शादी न करें। लेकिन खौफ था, वालिद से बात नहीं हुई तो क्या होगा। मेरे वालिद गए और उम्मी को ले गए और उनके साथ कुछ रिश्तेदारों को और फूफो के घर हाँ करके आ गए। वो कहती है कि कुछ दिन गुजरे तो उन्होंने मुझे इत्तला दी कि तुम्हारी शादी, तुम्हारा निकाह फलां दिन होगा और तुम्हारी रुखसती हो जाएगी। मैंने हिम्मत करके अपने वालिद से बात की। मैंने कहा, डैडी मैं असलम भाई से शादी करना चाहती, आप असलम भाई को छोड़ के किसी से मेरी शादी कर दे, मैं हाँ कर दूंगी, लेकिन खुदारा ये मत करे। पहली बात तो ये है कि मुझे एक खौफ आता है उनको देख के। उनकी माजूरी से कुछ लोग होते हैं जो माजूर लोगों को देखकर खौफजदा हो जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो दर्द दिल रखते हैं और अल्लाह से खौफजदा होकर हम इस तरह का कोई उलझन का शिकार, नफरत का शिकार नहीं होते। लेकिन फौजिया कहती, मेरा एक मसला था साइकोलॉजिकली। मुझे शुरू से असलम भाई अच्छे नहीं लगते थे। जब मैंने वालिद से बात की तो वालिद ने तो मुझे बहुत सुनाई है और मुझे कहा, तुम नाफरमान हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम बाप को इनकार कर रही हो। सारी जिंदगी मैंने तुम्हें रिस्क हलाल कमा के खिलाया है, तुम्हें पाला पोसा और तुम आज मेरे हुक्म के खिलाफ चलना चाहती हो। मेरा बाप अपनी मोहब्बतों का, अपनी शफकतों का, अपने फर्ज की अदायगी का इखराज मुझसे मांग रहा था। कहती, मैं चुप
हो गई मैंने अपने अंदर की शौक और चंचल ख्वाहिशें रखने वाली ख्वाब देखने वाली लड़की का गला दबा दिया। मैं चुप करके असलम की डोली बैठ गई और जब मैं शादी करके अपने ससुराल गई तो पहली रात को मेरी सास मेरे कमरे में आई और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा अता मोहम्मद भाई ने बड़ी ज्यादती की। साथ में मना करती रही क्योंकि मेरा पत्थर किसी काम का नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन उनकी जिद्दी थी कि अपना मारेगा तो छाँव में मारेगा। मतलब ये अक्सर मिसाल दी जाती है अपनों के लिए जब खास तौर पर रिश्ता करना हो। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि इसका क्या मतलब। मेरा तो ये ख्याल था कि शायद मेरी फूफो आएंगी और मुझे आकर कहेंगी कि बेटा तुमने बड़ा अच्छा किया कि मेरे माजूर बेटे से शादी कर ली, इसकी जिंदगी बन जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मैं इस शादी के लिए राजी नहीं थी, तेरे बाप ने जबरदस्ती शादी की है। इसके बाद मियाँ साहिब आए और मियाँ साहिब ने सारी रात मुझे सारे गांव किस्से और उनकी जिंदगी में जितने उन्होंने किस्से सुन रखे थे ना, जिसमें बीवी ने खियानत की थी, बीवी शौहर को धोखा दे के भाग गई थी, वो सारे किस्से उन्होंने मुझे सुनाए थे। मैं खुद बड़ी हैरान थी कि पहली बार हम बात कर रहे हैं, हमारी इस दिवाजी जिंदगी की इब्तिदा है और उनके पास सुनाने के लिए सारे नेगेटिव किस्से जिसके अंदर बीवी ने शौहर को धोखा दिया था। खैर वो वक्त गुजरा गया। शादी की पहली रात अजाब में गुजरी और ये अजाब इस वक्त खत्म हुआ जब मेरे शौहर को नींद आ गई। फिर मैं गई। अगले दिन वलीमा था। वलीमे में मैं मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी। मेरी वालिदा ने मुझसे पूछा सब खैरियत है? मैंने कहा हाँ जी सब खैरियत है। इसी तरह मुझे 1 महीने के अंदर पता चल गया कि मेरा शौहर जो है वो शदीद ज़हनी मरीज है, पागल है और किसी अजीब सी बीमारी का शिकार है। इसको बहुत सारे वहम होते थे। वो रात को उठकर देखता था कुंडी लगी है या नहीं और फिर किचन की कुंडी देखता लगी है कि नहीं। 3 दफा देख के आता था। 2 दफा मुझे भेजता था और उसने मुझ पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी कि तुमने कहीं जाना नहीं है और किसी ने घर आना नहीं है कहीं। उसके बाद तुमने लिपस्टिक नहीं लगानी। तो मेरे शौहर ने मना किया। मैंने लिपस्टिक लगाना बंद कर दी। मेरा शौहर बाहर दोस्तों के साथ घूमकर शाम को जब आता था काम तो वो कोई करता नहीं था, तो आकर वो मुझे कहता था कि तूने लिपस्टिक लगाई थी और मेरे आने से पहले तूने दुपट्टे से रगड़ कर साफ कर ली है या धोली है। तो मैं इसे कहती थी कि नहीं मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई। तो वो कहता था तो झूठी है, तेरे होंठ इतनी सुर्ख कैसे है? मैं कहती 19 साल मेरी उम्र है, इस उम्र में आकर मेरे होंठों ने गुलाबी नहीं होना तो और क्या होना है। मेरे शौहर ने मेरी जिंदगी अजाब कर दी और फिर ने पाबंदी लगाई कि तुम्हारे जो बाल हैं उनको बांध के रखा करो। मैं वैसे भी चौटियां गुनगुना करके रखती। फिर इसने कहा इसमें तेल लगा के रखा करो। मैंने तेल लगा के रखना शुरू कर दिया और परांदा डालना शुरू कर दिया। तो इसने कहा नहीं ये परांदा जो है नहीं डालना, तुम्हारे बाल लंबे हैं और परांदा घुटनों से नीचे जाता है और जब लहराता है गैर मर्दों की नजर पड़ती है। मैंने परांदा डालना छोड़ दिया। फिर इसने कहा कि नहीं तुम हमारे बाल लंबे हैं, तुम अपने बाल ही कटवा दो, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे बालों के साथ बड़ी मेहनत की थी। मेरे घुटनों तक बाल थे, इसने छोटे छोटे बाल कर दिए। कमर तक इसने बाल अपने हाथ से कैंची से काटे दिए। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मना करती रही, लेकिन इस जालिम को रहम नहीं आया। मैं इसे अपनी किस्मत का लिखा किसी सूरत नहीं मान सकती थी, लेकिन मेरे बाप ने मुझसे इसी की कुर्बानी मांगी थी और ये मुझे दीनी थी। 6 महीने गुजरे हैं तो सारे खानदान ने और गांव वालों ने शको करना शुरू कर दिया कि औलाद क्यों नहीं हुई। सवाल शुरू कर दिया कि औलाद क्यों नहीं हुई। मेरा शौहर एक जिस्मानी तौर और ज़ाहिरी तौर पे ही नाकारा नहीं था, वो इज़्दिवाजी मामले में भी एक माजूर शख्स था और ज़हनी तौर और तो वो बाकायदा एक पागल शख्स था जिसके शकूक दिन बदन बढ़ते जा रहे थे और मैं उसके जुल्म का शिकार होती जा रही थी। दोस्तों फौजिया कहती है कि असलम इतना बड़ा ज़हनी मरीज था कि वो अगर कोई ख्वाब देख लेता था ना मेरे हवाले से और इस ख्वाब में इसको ये नजर आया कि मैं कोई खियानत कर रही हूँ, तो वो कहता था कि नहीं, मुझे ख्वाब में इशारा नजर आया है तुम किसी और शख्स में इन्वॉल्व हूँ, और इस बात को बहाना बना के वो मुझे मारा करता था, मेरे साथ बहुत ज्यादती करता था। मैंने अपने माँ बाप को कभी नहीं बताया और बताया कि मेरे वालिद साहिब जो हैं वो दिल के मरीज थे। मेरी वालिदा को शुगर थी और मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनकी तकलीफों में इजाफा करूं। मैंने मुझ जीना छोड़ दिया था। मैंने आंखों में सुरमा डालना छोड़ दिया, काजल लगाना छोड़ दिया था। बस एक जिंदगी के शायद मैं बेवकूफ़ों की तरह जी रही थी, जिसमें कोई रंग नहीं था, कोई खूबसूरती नहीं थी, शौहर की मोहब्बत नहीं थी, शौहर की कोई रफाकत नहीं थी। सास जो है वो मेरी दिलजुई किया करती, मैं सांस की दिलजुई का किया करती कि जब मेरा शौहर मेरे सामने और वो मेरी तजलील करता है बदतमीजी
करता है बात बात पर मेरी किरदार कशी करता था ये। जिंदगी चल रही थी, 2-2.5 साल गुजर गए। मैंने अपने वालिदैन को कभी नहीं बताया कि इस घर में मेरे साथ किया सलूक होता है। एक दिन सिर्फ इस बात कि मैं घर से निकलकर कहती थोड़े फासले पर बाजार था, वहाँ से सब्जी लेने चली गई थी और उसने आते देख लिया। इसने मुझे जलील किया। इसने कहा तू किससे मिलने गई थी? तो मैंने कहा मैं किससे मिलने नहीं गई थी, मैं सब्जी लेने गई थी। मेरी फूफो ने मेरी गवाही दे रही कि अभी गई थी, अभी आ गई मेरे सामने। इसने कहा नहीं नहीं तो किसी से मिलने गई थी, और उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। इसने मुझे इतना मारा कि मेरे मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। और इत्तेफाक से ऐन इस वक्त मेरे वालिदैन अंदर कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने देखा तो वो मुझे बाहर लाए। उन्होंने मुझसे पूछा साफ साफ बताओ क्या हुआ है? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं गिर गई, मेज लग गई। मेरी फूफो इस वक्त पता नहीं शायद भरी हुई थी। उन्होंने मेरे बाप के गिले लगकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया कर और कहा इसको मार रहा था और उसके ऊपर इल्जाम लगाता है, वो इसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तेरी बच्ची ने आज तक तुम्हें नहीं बताया, मैं बता रही हूँ। भाई इसको ले जाओ और इस पागल से इसकी जान छुड़वा दो। नुनगुना मेरे अब्बा को गुस्सा आया, सामने आ चुका था। मेरे आबा ने इसको कहा कि मैं इसको लेके जा रहा हूँ अपनी बेटी को। इसने मेरा हाथ पकड़ा तो आबा ने छुड़वा दिया है। इसने अब्बा को थप्पड़ मार दिया। अब्बा ने थप्पड़ खाया, उसकी तरफ देखा है और मुझे अपने बाप का वो जुमला याद आ गया कि अपना मारेगा तो छियोए में मारेगा। जबकि इस धूप निकली हुई थी और ये कि उनके शोर से सारा गांव भी इकट्ठा हुआ था, अपनी छतों से देख रहा था। कहते मेरे अब्बा ने मुझे दिया। मेरी अम्मा रोती थी कि मैं घर आ गई। अब्बा सारा दिन रोते रहे। शाम को कि उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझसे पूछा कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तो मैंने कहा अब्बा जी ने मैं क्या बात करती, एक जुल्म करता है तो गिनवाती। वो जालिम तो रोज कई नए तरीके से जुल्म करता था। आपको तकलीफ नहीं देना चाहती थी। मेरे अब्बा ने सिर्फ हाथ पकड़ा कि मेरा हाथ चूमा और सिर्फ इतना कहा कि बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। इसी तरह 3 महीने गुजर गए और मेरे अब्बा ने 3 महीने ना उनसे राब्ता किया ना बोले। फिर राब्ता किया, उसके बाद मेरे अब्बा ने इलाके की जो यूनियन काउंसिल वहाँ राब्ता किया और खला के लिए पहले नोटिस भेज दिया। वो कहती है जैसे ही असलम को पहला नोटिस मिला, असलम अपने रिश्तेदारों को लेके और फूफो को लेके हमारे घर आ गया और उसने आके मुआफी मांगनी कर दी थी। हमें मुआफ कर दी, वरना इसको रखना चाहता हूँ और मैं खुश रखूंगा। मैं इसके साथ कोई ज्यादती नहीं करूंगा। और मेरे अब्बा की मिन्नतें करना और मुआफी मांगना शुरू कर दी। हमारे यहाँ अक्सर होता यही है। मेरे अब्बा भूल गए 2-3 महीने में इसके सारे जुल्म और मैं दोबारा खौफजदा हो गई कि मेरे वालिद ने मुझे भेज देंगे और वही हुआ। मेरे वालिदैन कोई बात नहीं, एक चांस और उसको दूं। अगर तलाक होती है तो जमीन हल जाती है, आसमान हल जाता है। इसी तरह की सारी बातें करके मुझे दोबारा इस पागल के साथ भेज दिया है। मैं अब्बा जी ने मुझे गिले लगा लिया। मैं रो रही थी। मेरे अब्बा ने मुझे तसल्ली दी और भेज दिया। जब मैं घर आई हूँ तो असलम कमरे में गया। कमरे में जाके कहता है कि तो अपने बाप के साथ इतनी जबेह क्यों डाल रही थी? मैंने हैरान होकर इसकी शक्ल देखी है। मैंने कहा तो क्या कह रहा है? असलम ने कहा हाँ खबरदार, तो ने आइंदा इस तरह से बाप के गिले लगी। मुझे बड़ा आया, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी। इसने जो घटिया बात की थी वो मुझसे नाकाबिल बर्दाश्त हो गई। मुझे नहीं पता, मैंने जनातेदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और मैंने इसी वक्त अपना बैग उठाया और मैं बाहर निकली गई और अपने घर वापस चली गई। मैं घर पहुंची, मेरे अब्बा और घर वाले मुझे देख कर हैरान हुए। मेरे अब्बा ने पूछा क्या हुआ है तो दोबारा क्यों आ गई? तो मैंने अब्बा जी को बताया। मैंने कहा अब्बा जी उसके पागलपन का कोई इलाज नहीं है, आप मेरी जिंदगी बर्बाद करेंगे। मैंने कहा वो क्यों कहती? मैंने साफ बताया कि मैं आपके गिले रो रही थी। इस शख्स को पागल, वहमी और शक्की शख्स को एतराज है कि तो अपने बाप के गिले क्यों लगी थी और आइंदा अपने बाप के गिले मत लगना। अब्बा जी वो पागलपन की हदों को छू चुका है, हम गलत फैसला कर रहे हैं। मेरी इससे जान छुड़ाने का इसने बड़ा रोई में ने यहाँ तक कह दिया। मैंने कहा जी अगर आपने अब मुझे इस घर में जाने के लिए कहा ना तो मैं अपनी जिंदगी खत्मा कर लूंगी, मैं जाऊंगी नहीं। शायद मेरे अम्मा और अब्बा डर गए और थोड़ी देर के बाद वो पागल आ गया और उसने आके कहा मामू जी ये अभी मेरे साथ जाएगी और अगर नहीं गई तो मैं
इसको तलाक दे दूंगा। अब्बा जी को कहीं गुस्सा हुआ था, उन्होंने इसको पीटना शुरू कर दिया। 10-15 थप्पड़ जितने मार सकते थे इसको मारे हैं और ने इसका गुस्सा ये निकाला कि इसने खड़े खड़े मुझे 3 दफा तलाक दी। मेरे अब्बा ने तलाक कबूल की और मौलवी साहिब के पास गए, इसको बुलाया और तलाक नामा इसने लिख के दे दिया। मेरी जान छूट गई। जिस दिन तलाक हुई है, दुनिया में शायद मैं वाहिद लड़की होंगी जो तलाक होने पर इतनी खुश थी कि मैंने इस दिन शुक्राने के नफल अदा की। मैंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह मेरी जान छूट गई और आज के बाद मेरी तौबा हो गई, अब दोबारा कभी मैं शादी नहीं करूंगी, मेरी जिंदगी में सुकून आ गया। दोस्तों, फौजिया कहती है कि मेरी जिंदगी में एक अमन आ गया है और मैंने तय कर लिया मैंने अंदर शादी नहीं करनी। मेरी माँ ने 4-5 महीने के बाद दोबारा बात चली। कुछ लोगों ने रिश्ता मांगा। मेरी माँ ने मुझसे बात की और मैंने कहा अम्मा खुदा का वास्ता मैंने शादी नहीं करनी, मैंने शादी वाला बाब खत्म कर दिया है, इस किताब का सफा ही फाड़ दिया है, दोबारा शादी नहीं करनी। मेरी अम्मा और अब्बा कुछ डर गए, उन्होंने फिर मुझसे बात न की शादी के सिलसिले में। शायद वो मुझे कुछ वक्त देना चाह रहे थे। इसी तरह 3 साल गुजर गए। मैंने दोबारा से ईना शुरू कर दिया और पढ़ना शुरू कर दिया। लोगों की बच्चियों और औरतों को कहानी सुनाना शुरू कर दिया। मैं दोबारा से अपनी रूह में वापस आ गई। फूल से, परिंदों से, खुशबू से मोहब्बत करना शुरू कर दी। जब दोबारा से दिल में हर चीज की ख्वाहिश जागी तो कहीं कहीं फिर वही ख्वाब सजने शुरू हो गए दिल मैं फिर से ख्वाहिश जागने लगी शादी के लिए। मैं अपने माँ बाप को मना कर चुकी थी तो इसलिए एकदम से कह नहीं सकती थी। खुदा की करनी ऐसी हुई कि हमारे मोहल्ले में एक खातून थी, वो रिश्ता लेकर आई और उन्होंने बताया कि लड़का जो है वो इकलौता कनाडा में होता है, बड़ा खूबसूरत लड़का है और उसकी बीवी किसी और को पसंद करती थी तो वहाँ तलाक हो गई। फिर इसने तस्वीर दिखाई, मैंने तस्वीर देखी है, ताहिर लड़के का नाम था। मुझे ऐसा लगा तस्वीर देख के कि मेरे सपनों का राजा कुमार यही है और यही वो शख्स है जिसके मैं इंतजार में थी। इसने सोचा शायद मेरी पहली शादी भी इसीलिए टूटी है कि मेरी जिंदगी में ताहिर ने आना था। फौजिया ने तस्वीर देखकर हाँ कर दी। इसने अपनी वालिदा से कहा कि मुझे लड़का पसंद है, अगर उनको मैं पसंद हूँ तो आप बात आगे बढ़ाएं। जब फौजिया ने हाँ की तो इसके वालिदैन के चेहरे खिल उठे। दूसरे ही दिन लड़के के वालिदैन जो पाकिस्तान आए हुए थे रिश्ता देखने उनके घर आलिफी, उन्होंने फौजिया को पसंद किया। जब फौजिया के वालिदैन ने बताने की कोशिश की कि उनको पहले तलाक क्यों हुई थी तो लड़के के वालिदैन ने मना कर दिया कि हमने कुछ नहीं पूछना कि इसकी पहले तलाक क्यों हुई थी, क्योंकि बेटियां सबकी सांझी होती हैं। अब जो पूछना चाहते हैं हमारे लड़के के बारे में वो पूछें। फौजिया हमें पसंद है, आप लड़के तस्वीर देख लें, अगर तस्वीर से आपको पसंद आता है तो अब हम लड़के की बात भी आपसे करवा देते हैं। उन्होंने फिर फोन मिलाया और लड़के की बात फौजिया के वालिद से करवाई। तकरीबन 10 मिनट उन्होंने बात की वीडियो कॉल पर। फौजिया के वालिदैन को लड़का अच्छा लगा और इसके वालिद ने कहा कि मुझे रिश्ता पसंद है। लड़के वालिदैन भी बड़े खुश हुए और फौजिया इस रिश्ते से बहुत खुश हुई। ऐसा लगा जैसे मेरे नसीब भी जाग गए हो। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अल्लाह ने मेरी सारी दुआएं सुन ली हो। मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए था, नर मिजाज, खुश शक्ल और जदीद किस्म के कपड़े पहनने वाला। इसने लड़के की तस्वीर अपने पास रख ली और रात को वो तस्वीर को देखती रही। तस्वीर देखते देखते पता नहीं कब नींद उग। दूसरे दिन लड़के के वालिदैन फिर आगे, क्योंकि वो पाकिस्तान अलिफी हुए थे, लड़का नहीं आलिफ हुआ था। कहा जी कि हम ऐसा करते हैं कि इसकी मंगनी कर लेते हैं। तो मेरे वालिदा ने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा जी कि मंगनी क्यों करनी है, फिर निकाह कर लेते हैं। तो मेरे वालिद ने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा जी कि हम लड़के को बिला लेंगे, जब निकाह होगा नहीं से 1-2 दिन पहले वो अलिफ आ जाएगा और आपने कोई खर्चा नहीं करना, सारा खर्चा हम करेंगे। मैंने कहा कितने अच्छे लोग हैं ये, मेरे बाप का कितना एहसास रहे हैं। पहले उन्होंने ये नहीं पूछा कि तलाक क्यों हुई, कोई मैं मीख नहीं निकाली। अब वो कह रहे हैं कि जी सारा खर्चा भी हम करेंगे। मुझे ये लोग बड़े अच्छे लगे। इसके बाद वही हुआ, उन्होंने डेट रखी है 2-2.5 हफ्ते बाद की, दिन रखे 15 दिन के बाद वो ताहिरा आ गया। जब ताहिर आया तो मुझे ख्वाहिश हुई कि मैं ताहिर को देखूं, इससे बात करूं। तो निकाह वाले दिन जब निकाह हो गया, निकाह के बाद ताहिर को सब ने मेरे साथ लाकर बिठा दिया गया। इसने बहुत तेज परफ्यूम लगा रखा था। मुझे तेज खुशबू शुरू से बहुत पसंद थी तो ये एक और क्वालिटी निकल आई। लेकिन जब इसने गुफ्तगू की, कहती है हमारी ज्यादा तो बात नहीं हुई, लेकिन 2-4 जो जुमले तबादला ख्याल हुआ। इस देखकर, उसकी आवाज सुनकर, गुफ्तगू के लहजे से इतनी खुशी हुई मैं, मेरे जहन में वो गाना था। मैं छम छम नचदी फिरा, बाकी सजना था चीची विच छल्ला वो वाला। कहती मेरी कैफियत हो गई कि अल्लाह ताला ने तो बहुत नजदीक होकर मेरी सुन लहन में बहुत खुश थी। मेरी जिंदगी में बारें आ गई और मैं अपने आपको दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझने लगी। अगले दिन मुझे पता चला कि ताहिर कनाडा वापस चले
गए इस एक कंपनी की तरफ से छठी बहुत कम मिली थी और तय ये हुआ कि रुखसती इस वक्त होगी जब इसके डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे। ताहिर के वालिदैन कहते फिर हम आएंगे, बारात लेकर आएंगे बाकायदा और बया कर ले जाएंगे। फोन के ऊपर मेरी ताहिर से गुफ्तगू शुरू हो गई। ताहिर ने मुझे महंगा मोबाइल भेजा। हमारी बात रोजाना होती थी और चूंकि हम अब मियां बीवी थे हमारी बहुत खिली डौली गुफ्तगू शुरू हो गई और मुझे लगा कि मेरी जिंदगी के अंदर मैंने खुद रंग भरे हों, जैसे इंसान अपनी तकदीर खुद लिखने बैठ जाइए। बिल्कुल मेरे साथ ऐसे हुआ था। बिल्कुल एक ख्वाब जैसा था कि मेरे पास जो है वो एक ऐसा शौहर था जो खूबसूरत था, जो दौलत था और उसकी आवाज बड़ी खूबसूरत थी, उसकी सोच बड़ी प्यारी थी, बहुत नर्म बोलता था, बड़े धीरे लहजे में बात करता था, सबसे बढ़ के मेरी इज्जत बहुत करता था, मुझे आप करके बात करते था। इसकी हर अदा मुझे बहुत पसंद आई और मैं इंतजार करने लगी कि जल्दी से वक्त गुजरे और मेरी रुखसती हो जाए। नादिरा का सर्टिफिकेट यहाँ से जा चुका था, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए गए और ताहिर सुबह दोपहर शाम हर वक्त कॉल पर हमारी बात होती, बात न होती तो मैसेजिंग होती थी और हम दोनों बेकरारी से इंतजार करने लगे इस वक्त का जब मेरा वीजा आ जाएगा। कम और बेश 1.5 साल के बाद मेरे मिनट्स बन गए तो मेरी सास ससुर ने वहां से मिनट्स भेजे और उन्होंने एक अपनी मजबूरी ये बताई, क्योंकि ताहिर की नई नौकरी है, 6 महीने तक छठी नहीं कर सकता और क्योंकि अब डॉक्यूमेंट्स बन गए हैं तो इतने अरसे के बाद बने हैं तो बजाय इसके कि हम आए वहां से टिकटें भी खर्चे, फिर यहाँ एक लंबा खर्चा होगा, तो आप एक काम करें कि आप वहां से वीजा प्रोसेस करवा के और आप जहाज में बैठ जाओ, हम से आपको रिसीव कर लेंगे। मेरे लिए तो सिर्फ ये था कि मैं ताहिर के पास जाना है। मैंने अपने अब्बा जी से कहा फौरन हाँ करे, मुझे यहाँ से बस टिकट लेके बिठा। फौजिया के वालिदैन ने ऐसे ही किया और टिकट लेकर, जो कि इस शौहर ने लेकर भेजी थी, वालिदैन ने इसको जहाज में सवार करा दिया। 31 घंटे की फ्लाइट थी, रास्ते में फ्लाइट चेंज करनी थी। मैं नहीं सुई में जागते ही सारा सफर गुजार रही थी और मैं ये सोच रही थी कि पहली बार जब ताहिर मेरे सामने आएगा मैं इसको देखूंगी, क्या नज़ारे होंगे, क्या मैंने जहाज का पहली बार सफर किया था, मुझे डर भी नहीं लग रहा था। खैर मैं पहुंची वहां, एयरपोर्ट से बाहर निकली हूँ तो मेरे सास ससुर खड़े हुए थे। मैंने दाएं बाएं देखा तो मैंने कहा ताहिर नहीं आए। उन्होंने कहा नहीं, इसको छठी नहीं मिली, इसीलिए हम अकेले तुम्हें लेने आ गए, तुम आ जाओ। खैर जब हम घर, सुबह का वक्त था, हम घर गए, नाश्ता किया। घर बहुत बड़ा था, गाड़ियां खड़ी हुई थी क्योंकि एक नया था। मुझे तो इतना खूबसूरत लगा कि मैं तो जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ और जिंदगी के अंदर हर तरफ चीन और अम छा गया हो। मैं वक्त गुजारने लगी कि कब ताहिर अलिफीगा तो मेरी सास ने कहा तुम सो जाओ, बड़ा लंबा सफर करके आई हो। सुबह 10 बजे का टाइम था। मैं कमरे में गई, बड़ा खूबसूरत कमरा था, कहती नींद कहाँ आ रही, लेकिन मुझे नहीं पता कब मुझे नींद आ गई। 7 घंटे के बाद मेरी आंख खिली। इसने मेकअप ठीक किया, कपड़े संवारे, दुरुस्त किए, बाल संवारे। मैं बाहर गई हूँ तो मेरी सास जो है वो खाना पका चुकी थी और ताहिर का इंतजार हो रहा था। कहीं थोड़ी देर में जाहिर आ गया, कमरे में गया, इसने चेंज क्या वापस आया, इसने मुझसे बात की। मैं टेबल के इस तरफ बैठ गई, ताहिर को वहां मेरे सामने टेबल के दूसरी तरफ उन्होंने बिठा दिया। खैर कोई बात नहीं, हालांकि मेरा ख्याल है ताहिर मेरे साथ बैठे गा, गुफ्तगू होती रही, हमने खाना खाया और मुझे यकीन नहीं आ रहा था अपनी किस्मत पे कि मैं कनाडा भी आ गई हूँ और ताहिर मेरा हस्बैंड है, जिसकी सोच बड़ी अच्छी है, जिसकी आवाज बड़ी खूबसूरत है, जो दिखने में बहुत खूबसूरत है। और उसके बाद कम्युनिटी के कुछ लोग आ गए, इलाके के कुछ लोग आ गए और धूम धड़का होता रहा। फिर मेरा बाकायदा तौर पे मेकअप किया गया, मुझे दुल्हन बनाया गया। दोस्तों फौजिया कहती हैं कि मैं दुल्हन बन के बड़ी अच्छी लगी। मुझे 10 तोले सोना चढ़ाया और 50 बुरी के सूट मुझे दिए गए। मेरे माँ बाप को पहले ही निकाह के वक्त उन्होंने वो बंदे वगैरह दिए थे। मेरी वालिदा को और वालिद को एक बड़ी महंगी घड़ी दी थी। मैं बड़ी खुश हुई। इसके बाद कम्युनिटी के सारे लोग मुझे लेकर गए। ऊपर वाले पोर्शन में वो कमरा सजा हुआ था, उसके अंदर सिर्फ फूल थे और ऐसा लग रहा था कि पूरे कनाडा के फूल आज मेरे कमरे में आ गए हैं और मैं खुशबू को बड़ा पसंद करती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई महारानी हूँ और ये सब मेरा प्रोटोकॉल है। मैं बड़ी बेकरारी से अपने शौहर का इंतजार कर 1 घंटे के बाद कमरे में ताहिर दाखिल हुए और मैं दिल धक से रह गया। मैंने ताहिर को देखा, उन्होंने तारीफ की। इसके बाद उन्होंने मुझे एक
अंगूठी मुन्ह दिखाई में दी और वो कहती है, जिंदगी के ये वो लम्हे हैं जिसको मैं कभी बयां नहीं कर सकती कि मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लव समझ रही थी जब मेरे शौहर मेरे पास बैठे। तो 5 से 6 मिनट के बाद मुझे एक अजीब किस्म की बो आई तो मैं बड़ी परेशान हुई। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि ये बो कहाँ से आ रही है, तो इससे बड़ी हैरानी से देखा और इसने मुझे कहा कि तुम्हारे वालिदैन ने कुछ भी बताया नहीं था। मैंने कहा नहीं, जो कुछ बताया था बस वो यही था जो कि हमारी तलाक हुई है और तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर अपने वालिदैन से पूछ लेना। और उसके बाद जब मैंने कुछ टाइम गुजारा इसके साथ तो इसके जिस्म पर, कमर फिर बाजों के ऊपर बड़ी बुरी तरह की कोई निशान थे, खारिश थी और मुझे बड़ी जल्दी पता चल गया कि ये जो बहुत ही अजीब और गरीब बो आ रही है ये मेरे शौहर ताहिर के जिस्म में से आ रही थी। और कुछ वक्त गुजारने के बाद जब वो कमरे से बाहर गया है तो मुझे सांस आया है। मुझे शुरू से खुशबू पसंद थी, किसी भी तरह की बो आसड़ों जो है वो मेरा दिमाग घुमा दिया करती थी। मैं बड़ी हैरान हुई कि इसका मतलब क्या, उन्होंने क्या बताया था, मेरे वालिदैन को क्या बीमारी है। मैंने इसके जाने के बाद फोन मिलाया और मैंने अपने अब्बा से पूछा। मैंने कहा, अब्बा जी, ताहिर के घर वालों ने बताया था कि इसको कोई बीमारी भी है। तो मेरे वालिद ने कहा हाँ। तो मैंने पूछा किया तो उन्होंने बताया मुझे तो इसका मतलब ही नहीं पता था, कोई अंग्रेजी सी बीमारी थी। तो मैंने कहा चुल्लू यार, हमारी बच्ची भी तो तलाक याफ्ता है। मेरा सारा ख्वाब रेजा रेजा हो गया। मैं परेशान हो गई, ये क्या हुआ क्या है अब। मेरे वालिदैन ने मुझे बताया नहीं दोस्तों, फौजिया के शौहर को परविम हाइड्रोसिस नाम की कोई बीमारी थी, इसको एक और नाम से पुकारा जाता है। मुझे इस बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि इस बीमारी में जिस्म से बो आती है। मैं तो बड़ी हैरान हुई, क्या करूं। वो शौहर जो इससे पहले मेरे लिए सब कुछ था, जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी गुजारने वाली थी, जो मेरे सपनों का राजा कुम्हार था, जिसको मैं अपनी दुआओं और ख्वाबों का हुसूल समझ रही थी, वो एकदम से सब कुछ रिवर्स हो गया। वो जो हीरो था फौरन से जीरो हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी
अब मैं अलग रह रही हूँ, 4 महीने हो गए हैं मुझे अलग रहते हुए और मैं बहुत पुरसुकून हो गई हूँ। मेरे बच्चे इस खौफ से निकल गए हैं जो बहस सुनते थे, इसका जहर से चीखना चिल्लाना सुनते थे, प्रेशर में आ जाते थे। मेरी जिंदगी में अब थोड़ी सी रिलैक्सेशन में आई है। अब मैं कभी सोचती हूँ मैं इसको छोड़ दूँ, फिर मेरे ज़हन में ये आता है कि शादी के बाद भी ऐसा हो सकता था, लेकिन मैं इसकी बदबू जिस्म की तो बर्दाश्त कर लूं, लेकिन इसकी सलून वाली बदबूदार बातें और इल्जाम कैसे बर्दाश्त करूं जो इसने मुझे पर लगाए। मैं एक दोहराहे पे खड़ी हूं, मुझे बताएं कि मैं इसके साथ रहूं या मैं इससे तलाक ले ली। दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद मैं अपने देखने वालों और पढ़ने वालों से पूछता हूं कि फौजिया को क्या करना चाहिए, क्या वो ताहिर के साथ रहे या तलाक ले ले। आप लोग इस कहानी को सुन के नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या करे, फौजिया ताहिर के साथ रही या इससे तलाक ले लिए, तो आपने बताना है और जो मशवरा देना है आप इसको जरूर दीजिए। लेकिन आखिर मैं वालिदैन से कहूँगा, खुदारा रिश्ता करते हो ये देखें कि आपकी बेटी या आपका बेटा यहाँ खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।